नमस्कार दोस्तों। हम लोग बातचीत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत नोट सीरीज पर। और मध्यकालीन भारत नोट सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने बातचीत कर रखी है 3 अध्यायों पर। और आज हम लोग दोस्तों बातचीत करेंगे अध्याय 4 पर, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे मोहम्मद गौरी के काल की, मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड की। और इसमें दोस्तों हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में विश्लेषण के रूप में पूरा अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस कक्षा की। अध्याय 4 मोहम्मद गौरी का काल 1173-1206 ईस्वी, एक विश्लेषण। यही वह शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था जिसने 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। तो ये क्या था? शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था जिसने क्या किया था? 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने सर्वथा अपने बड़े भाई गियासुद्दीन का सम्मान किया, और मोहम्मद गौरी ने हमेशा अपने बड़े भाई गियासुद्दीन का क्या किया? सम्मान किया। और एक स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को उसके अधीन माना, और स्वयं एक स्वतंत्र शासक होते हुए भी अपने आप एक स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को उसके अधीन माना, अपने बड़े भाई के अधीन माना। 1203 ईस्वी में गियासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गौरी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की तथा गोर को राजधानी बनाया। तो याद रखेंगे, जो शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था जिसने 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था, ये क्या था? मोहम्मद गौरी था। और ये हमेशा अपने बड़े भाई गियासुद्दीन का सम्मान किया है, और एक स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को उसके अधीन माना। और एक क्या है? स्वतंत्र शासक होते हुए भी इसने स्वयं को अपने भाई के अधीन माना। और 1203 ईस्वी में गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? तो याद रखेंगे, मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की तथा गोर को राजधानी बनाया। राजधानी कहाँ बनाया? गोर को बनाया। ठीक है दोस्तों। 1205 ईस्वी में 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अंधखुद युद्ध में ईरान के ख्वारिज्म शासक से भयंकर रूप से क्या हुआ? मलिक बहाउद्दीन तुगरिल रूप से हार गया। तो तुगरिल रूप से ये क्या हो गया था? हार गया था। यहाँ पे याद रखेंगे, 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अंधखुद युद्ध में ईरान के ख्वारिज्म शासक से भयंकर रूप से मलिक बहाउद्दीन तुगरिल रूप से हार गया था। तो ये शासक का नाम है बहाउद्दीन तुगरिल रूप। इससे हार गया था। यह हार गौरियों के लिए छिपा वरदान साबित हुई। और ये जो हार थी ईरान के ख्वारिज्म की, ये हार गौरियों के लिए छिपा वरदान साबित हुआ, क्योंकि अब उसका एशिया से मोह भंग हुआ। जो उसका मोह था वो एशिया से भंग हो गया, और उसे पूर्णतया अपना ध्यान भारत पर लगाना पड़ा। और जो उसका पूरा पूरा ध्यान था, वो उसने अपना पूरा ध्यान कहाँ लगा दिया? भारत पर लगा दिया। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी तथा उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तथा कत्लेआम कर लूटपाट मचाई। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसके बाद महमूद गजनवी, और फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तथा कत्लेआम कर लूटपाट मचाई। उसने क्या किया? लोगों को मार डाला और जो धन संपत्तियां थी उसको लूटा। भारत में तुर्क साम्राज्य का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। तो भारत में जो तुर्क साम्राज्य है उसकी स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। मोहम्मद गौरी गजनी तथा हेरात के मध्य स्थित एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र गजनी का शासक था। तो गजनी और हेरात के मध्य स्थित एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र गजनी का शासक था। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था।
12वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ, और 12वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ, गौरी वंश का उदय हुआ। गौर वंश की नींव अलाउद्दीन जहांसोज ने रखी थी। तो जो गौर वंश था उसकी नींव अलाउद्दीन जहांसोज ने रखी थी। जहांसोज की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सैफुद्दीन गौरी सिंहासन पर बैठा। गौरी के सिंहासन पर बैठा। तो सैफुद्दीन क्या हुआ, गौरी के सिंहासन पर बैठा। और गौरी साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। तो जो गौरी साम्राज्य का आधार था, विस्तार था, वो कहाँ था, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। प्रारंभ में गौरी गजनी के अधीन था। प्रारंभ में जो गौरी था वो क्या था, गजनी के अधीन था। मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का था। और जो मोहम्मद गौरी था वो किस वंश का था, तो मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का था। संसवानी वंश का था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। और मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था वो क्या था, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। क्या था, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी उसका बड़ा भाई था। और जो गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी था वो उसका बड़ा भाई था। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1163 ईस्वी में गौर को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। तो जो गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी था उसने 1163 ईस्वी में गौर को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करा था। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को गौर का क्षेत्र सौंप दिया था। तो जो गयासुद्दीन था उसने अपने छोटे भाई गौरी को गौर का क्षेत्र सौंप दिया था। कब सौंपा था, तो 1173 ईस्वी में सौंपा था। तथा स्वयं गजनी पर अधिकार कर ख्वारिज्म के विरुद्ध युद्ध संघर्ष शुरू कर दिया था। तो स्वयं क्या किया था, गजनी पर अधिकार करके ख्वारिज्म के विरुद्ध संघर्ष कर दिया। मोहम्मद गौरी ने भारत की ओर प्रस्थान किया। और मोहम्मद गौरी एक अफगान सेनापति था। तो मोहम्मद गौरी कौन था, अफगानिस्तान का सेनापति, अफगान का सेनापति था। और यह एक महान विजेता तथा सैन्य संचालक भी था। और ये क्या था, एक महान विजेता था और सेना नायक था, सैन्य संचालक था। अब मोहम्मद गौरी के आक्रमणों को देख लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य महमूद गजनवी के आक्रमणों से अलग था। जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का जो उद्देश्य था वो महमूद गजनवी के आक्रमणों से अलग था। महमूद गजनवी का जो आक्रमण उद्देश्य था उससे अलग था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य यह भारत में लूटपाट के साथ साथ इस्लामी साम्राज्य के विस्तार का भी इच्छुक था। तो जो मोहम्मद गौरी था ये क्या था, भारत में लूटपाट तो करना चाहता था, इसके साथ साथ ये भारत में इस्लाम साम्राज्य का विस्तार भी करने का इच्छुक था। इसलिए भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। इसी कारण से भारत में जो तुर्की साम्राज्य है, जो मुसलमानों का साम्राज्य है, उसका संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। और गौरी ने पहला आक्रमण कहाँ किया, तो मुल्तान पर किया। कब किया, तो 1175 ईस्वी में किया। इस समय वहाँ पर सिया मत को मानने वाले करमार्थी शासन कर रहा था। तो इस समय जो मुल्तान था वहाँ पर सिया मत को मानने वाला करमार्थी शासन कर रहा था। ये करमार्थी मुस्लिम बनने से पहले बौद्ध थे। और ये जो करमार्थी शासक थे ये मुस्लिम बनने से पहले बौद्ध थे। गौरी ने मुल्तान को जीत लिया। और गौरी ने क्या किया, मुल्तान को 1175 ईस्वी में जीत लिया। गौरी ने 1178 ईस्वी में द्वितीय आक्रमण गुजरात पर किया। और गौरी ने जो अपना दूसरा आक्रमण किया था वो 1178 ईस्वी में किया। कहाँ पर किया, तो गुजरात पर किया। लेकिन मूलराज द्वितीय ने उसे आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया। जो मूलराज द्वितीय था उसको उसने क्या किया, आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया। भारत में मोहम्मद गौरी की यह पहली पराजय थी। और भारत में क्या था, मोहम्मद गौरी की यह पहली पराजय थी। इस युद्ध का संचालन नायिका देवी ने किया था। और ये जो युद्ध था इसका संचालन नायिका देवी ने किया था, जो मूलराज की पत्नी थी। जो क्या था, मूलराज की पत्नी थी। इस युद्ध से सबक लेते हुए गौरी ने सबसे पहले संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार कर भारत पर अधिकार करने के प्रयास शुरू किया। तो इस युद्ध से सबक लेते हुए जो 1178 का युद्ध था, गुजरात पर जब उसने आक्रमण किया था तो मूलराज द्वितीय ने उसको आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया। भारत में मोहम्मद गौरी की यह पहली पराजय थी। और इस युद्ध का संचालन नायिका देवी ने किया था।
जो मूलराज की पत्नी थी। मूलराज की पत्नी नहीं दोस्तों, यहाँ पे मूलराज की माँ का नाम नायिका देवी था। उस समय जो मूलराज था वो अल्पवयस्क था, तो इस तरह से याद रखेंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई है। तो मूलराज की क्या थी, माँ थी। इस युद्ध से सबक लेते हुए गौरी ने पहले संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस युद्ध से संज्ञान लेते हुए सबसे पहले जो गौरी था उसने क्या किया, संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार कर भारत पर अधिकार करने के लिए प्रयास शुरू किया। 1179-86 ईस्वी के बीच पंजाब को जीत लिया था। 1179 में सियालकोट पर अधिकार कर लिया। तो जो मोहम्मद गौरी था उसने क्या किया, 1179 में सियालकोट पर अधिकार कर लिया। 1186 ईस्वी तक याद रखेंगे, टाइम याद रखेंगे, 1186 ईस्वी तक गौरी ने लाहौर, सियालकोट तथा भटिंडा, तबर हिंद को जीत लिया था। तबर हिंद पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अधिकार था। और तबर हिंद पर किसका अधिकार था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अधिकार था। तबर हिंद पृथ्वीराज चौहान का सीमावर्ती क्षेत्र था, और जो तबर हिंद था ये पृथ्वीराज चौहान का क्या था, सीमावर्ती क्षेत्र था, उसकी सीमा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था। गौरी ने इस पर अधिकार किया था, जिस वजह से गौरी व चौहान के बीच युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया था। तो जिस कारण से क्या हुआ, गौरी और चौहान के बीच में युद्ध होना जरूरी था, और युद्ध हुआ भी दोस्तों। और इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने, तो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को पराजित किया, लेकिन उसकी शक्ति को समाप्त नहीं कर सका। तो गौरी को पराजित तो किया लेकिन उसकी शक्ति को समाप्त नहीं कर सका। तराइन का द्वितीय युद्ध जब हुआ 1192 ईस्वी में, उसके अगले साल ही हुआ, और गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराकर अजमेर तथा दिल्ली तक के क्षेत्र को जीत लिया। और गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज तृतीय को हराकर अजमेर तथा दिल्ली तक के क्षेत्र को जीत लिया, तथा इसी के साथ चौहान साम्राज्य का नाश हुआ। और यहीं से जो चौहान साम्राज्य था पृथ्वीराज चौहान का, वो क्या हुआ, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के सामंत तथा दिल्ली के तोमर शासक गोविंद राज की मृत्यु हुई। और जो पृथ्वीराज का सामंत और दिल्ली के तोमर शासक था गोविंद राज, उसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हुई तराइन के दूसरे युद्ध में ही। चंद्रबरदाई के अनुसार युद्ध में पराजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। तो जो पृथ्वीराज का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, उसके अनुसार यदि माने तो युद्ध में पराजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। शब्दभेदी बाण छोड़कर मोहम्मद गौरी को मार दिया गया। और इनके द्वारा शब्दभेदी बाण छोड़ करके मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। हसन निजामी के अनुसार युद्ध में पराजित होने के बाद पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार कर ली और गौरी ने उसे अजमेर में अपने अधीन रखकर शासन करवाया। तो गौरी ने क्या किया था, अब यदि हसन निजामी के अनुसार माने तो युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ तो उसने क्या किया, गौरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया, और गौरी ने उसको क्या किया, अजमेर में अपने अधीन रखकर शासन करवाया। आगे गौरी के विरुद्ध विद्रोह करने की कोशिश की, जिसमें पृथ्वीराज मारा गया। तो आगे फिर से क्या हुआ, पृथ्वीराज ने उसके गौरी के विरुद्ध विद्रोह करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो मारा गया। अधिकांश विद्वान इसे ही स्वीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि अजमेर से प्राप्त सिक्कों से होती है, जिसमें एक तरफ घोड़े की आकृति तथा मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। तो जो क्या है, अजमेर से सिक्के मिले हैं, वहाँ पर एक तरफ क्या है, घोड़े की आकृति है, और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा है, तथा दूसरी तरफ बैल की आकृति बनी है और पृथ्वीराज लिखा हुआ है। तो दूसरी तरफ क्या है, बैल की आकृति है और पृथ्वीराज लिखा हुआ है। तो 1192 ईस्वी में, ईस्वी के बाद गौरी ने अपने दास ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक घोषित कर दिया। 1192 ईस्वी में क्या हुआ, 1192 ईस्वी में जो गौरी था उसने अपने दास ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक घोषित कर दिया। और 1194 के बाद गौरी के दो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ने भारतीय क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया। तो 1194 ईस्वी के बाद जो गौरी के दो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, इन्होंने क्या किया, भारतीय क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया। बख्तियार खिलजी ने बिहार तथा बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र सेन शासक लक्ष्मण सेन से जीता, और इसी दौरान उसने नालंदा, बिहार,
विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल एवं उदंतपुरी आदि विश्वविद्यालयों को नष्ट करा दिया था। तो जो बख्तियार खिलजी था उसने बिहार और बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र के जो सेन शासक था लक्ष्मण सेन, उसको जीत लिया, उसको हरा दिया। और क्या किया, इसी दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय बिहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बंगाल, इन सबको क्या कर दिया, नष्ट करा दिया था। बख्तियार खिलजी को असम के मगध शासक ने पराजित किया था। और जो बख्तियार खिलजी था इसको असम के मगधवंशी शासक ने पराजित किया तथा 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के ही सैन्य अधिकारी अली मर्दान ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तो बख्तियार खिलजी को असम के मगध शासक ने पराजित किया तथा 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के ही सैन्य अधिकारी अली मर्दान ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 ईस्वी में अनहिलवाड़ा के शासक भीमद्वितीय पर आक्रमण किया, लेकिन ऐबक पराजित हुआ। तो ऐबक ने क्या किया था, 1195 ईस्वी में अनहिलवाड़ा के शासक भीमद्वितीय पर आक्रमण किया, लेकिन ऐबक पराजित हुआ, लेकिन उसको जीत नहीं सका, वो पराजित हो गया। और ऐबक ने 1197 ईस्वी में अनहिलवाड़ा पर फिर से आक्रमण किया और उसे लूट लिया। भीमद्वितीय ने अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन लगातार युद्धों से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तो जो भीमद्वितीय था उस समय पर, तो उसने अधीनता तो उसकी स्वीकार नहीं करी ऐबक की, लेकिन क्या हुआ था, लगातार युद्धों से उसकी जो आर्थिक स्थिति थी भीमद्वितीय की वो खराब हो गई थी। अतः भीम की मृत्यु के बाद गुजरात में सोलंकी के स्थान पर बघेल वंश की स्थापना हुई। तो सोलंकी के पश्चात क्या हुआ था, स्थान पर उनके जो जगह पर बघेल वंश की स्थापना हुई। और 1203 ईस्वी में ऐबक ने चंदेल शासक परमर्दी देव से कालिंजर को जीत लिया। और 1203 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या किया था, चंदेल शासक परमर्दी देव से कालिंजर को जीत लिया। तो चंदेल शासक परमर्दी देव से कालिंजर को जीतने वाला कौन तुर्क दास था, तो वो ऐबक था। याद रखेंगे, 1203 ईस्वी में ऐबक ने चंदेल शासक परमर्दी देव से कालिंजर को जीत लिया था। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब के खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। तो जो मोहम्मद गौरी था उसने पंजाब के खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत पर अंतिम आक्रमण किया तथा इस अभियान के दौरान दमयक पश्चिमी पाकिस्तान के पास गौरी की हत्या कर दी गई। तो गौरी की हत्या दमयक पश्चिमी पाकिस्तान के पास कर दी गई। गौरी ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने दासों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो जो उसके दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी, तो उसको उन्होंने पहले ही गौरी ने उन लोगों को पहले ही क्या कर दिया था, जो उनके दास थे उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाले कुछ सिक्के भी चलाए थे। गौरी ने क्या किया था, लक्ष्मी की आकृति वाले कुछ सिक्के भी चलाए थे। गौरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके 3 प्रमुख दासों में विभाजित हुआ। और जब गौरी की मृत्यु हो गई तो उसका जो पूरा साम्राज्य था तो वो उसके 3 प्रमुख दासों में विभाजित हुआ। तो जो उसका पूरा साम्राज्य था 3 प्रमुख दासों में बट गया। पहला दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भारतीय क्षेत्र दिल्ली को इस्लामी साम्राज्य का केंद्र बनाया इसने। ऐबक ने दिल्ली को इस्लामी साम्राज्य का केंद्र बनाया। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको भारतीय क्षेत्र मिला और ताजुद्दीन यलदौज जो था उसको गजनी क्षेत्र मिला और नासिरुद्दीन कुबाचा जो था उसको उच्च सिंध पाकिस्तान वाला क्षेत्र प्राप्त हुआ। तो गौरी ने इंद्रप्रस्थ में अपने विश्वास प्राप्त सहायक ऐबक के नेतृत्व में एक सेना रख दी जिसका कार्य हिंदू शासकों से संधि करना और विद्रोह को दबाना था। तो जो गौरी था उसने इंद्रप्रस्थ में अपने क्या किया, विश्वास पात्र सहायक ऐबक के नेतृत्व में एक सेना रख दी थी जिसका कार्य क्या था, उस सेना का कार्य था कि हिंदू शासकों से संधि करे और उनके विद्रोहों को समाप्त करे। अतः ऐबक का पहला मुख्यालय दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ ही था। तो इस कारण से जो ऐबक का पहला मुख्यालय था वो कहाँ था, दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ ही था। उधर अजमेर में हरिराज ने गोविंद राज को हटाकर चौहानों की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया परंतु ऐबक से हार गया। तो जो अजमेर था वहाँ पर क्या किया, जो हरिराज था उसने गोविंद राज को हटाकर चौहानों की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया लेकिन ऐबक से फिर से हार गया। अब से 1194 ईस्वी अजमेर को ऐबक ने अपने प्रत्यक्ष अधीनता में ले लिया।
तो अजमेर को क्या किया, 1194 ईस्वी से ऐबक ने अपने प्रत्यक्ष अधीनता में ले लिया। इसी अवसर पर ऐबक ने 2 स्थापत्य बनवाया था, और इसी अवसर पर ऐबक ने क्या किया था, 2 स्थापत्य बनवाया था। एक तो दिल्ली में प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण कराया जिसे कुब्बतुल इस्लाम कहा गया, और दूसरा अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ विसल देव द्वारा निर्मित संस्कृत विश्वविद्यालय को 1196 ईस्वी में तुड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद को बनवाना शुरू किया, जो 1200 ईस्वी में पूर्ण हुई। तो 2 स्थापत्य बनवाए गए, किसके द्वारा, ऐबक के द्वारा। कब बनवाए गए, तो 1194 ईस्वी में उसकी शुरुआत कराई गई थी। तो दिल्ली में पहली मस्जिद का निर्माण करवाया गया जिसे कुब्बतुल इस्लाम कहा गया है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि विग्रहराज चतुर्थ विसल देव द्वारा निर्मित संस्कृत विश्वविद्यालय को तुड़वाकर बनवाया गया, और इसका जो कार्य था वो 1200 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। आगे देख लेते हैं दोस्तों सांस्कृतिक उपलब्धि। तो फखरुद्दीन राजी एवं नाजामी उरूजी गोरी के दरबार में रहते थे। तो फखरुद्दीन राजी और नाजामी उरूजी क्या थे, गोरी के दरबार में रहते थे। तो गोरी के दरबार में रहने वाले जो विद्वानों में थे, तो उनमें फखरुद्दीन राजी, नाजामी उरूजी गोरी के दरबार में थे। गोरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति युक्त सिक्के चलाया, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा है। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी। तो जो एकता प्रथा थी उसकी शुरुआत भी भारत में मोहम्मद गोरी ने की थी। एकता व्यवस्था क्या है, तो एकता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि का टुकड़ा प्रदान करना। तो एकता क्या होता है, एकता का मतलब होता है कि धन के स्थान पर, रुपए पैसे के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान कर दें। तो तनख्वाह के रूप में क्या देना, भूमि को देना, भूमि के टुकड़े को प्रदान करना क्या कहलाता था, एकता कहलाता था। और इस प्रणाली की प्रमुख जो विशेषताएं थी वो क्या थी, तो वो थी एकता व्यवस्था की शुरुआत भारत से बाहर फारस, ईरान क्षेत्र तथा पश्चिम एशिया में हो चुकी थी। तो पहले क्या था, एकता व्यवस्था की शुरुआत भारत से बाहर फारस, ईरान क्षेत्र तथा पश्चिम एशिया में हो चुकी थी। भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी हरियाणा का क्षेत्र एकता के रूप में दिया गया, पहला एकता था। तो भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी हरियाणा का क्षेत्र एकता के रूप में दिया गया, पहला एकता था। इसके कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी द्वारा उच्च सिंध का क्षेत्र एकता के रूप में नासिरुद्दीन कुबाचा को दिया गया, लेकिन प्रशासनिक रूप से एकता की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई। तो प्रशासनिक रूप से जो एकता की स्थापना थी वो इल्तुतमिश द्वारा की गई। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली प्रारंभ की। एकता 2 प्रकार की होती थी, बड़ी एकता, छोटी एकता। तो ऐसे क्षेत्र महत्वपूर्ण अमीरों एवं सेनाधिकारियों को दिए जाते थे। ये एकता भूमि, तो जो बड़ी एकता होती थी तो ये ऐसे क्षेत्र होते थे जो महत्वपूर्ण अमीरों एवं सेनाधिकारियों को दिए जाते थे। ये एकता भूमि से राजस्व वसूली के साथ 2 सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते थे। तो जो बड़ी एकता था तो ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे, महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करते थे जो अमीरों व सेनाधिकारियों को दिए जाते थे। ये एकता भूमि में क्या करते थे, राजस्व वसूली के साथ साथ सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते थे। तो राजस्व वसूली तो करते ही थे, साथ साथ सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते थे। छोटी एकता क्या होती थी, तो छोटी एकता सामान्यतः वेतन के रूप में सैनिकों को प्रदान की जाती थी। तो छोटी एकता क्या होती थी, वेतन के रूप में सैनिकों को प्रदान की जाती थी। इससे संबंधित इक्तेदार केवल राजस्व वसूली करता था। तो जो छोटी एकता से संबंधित क्या होता था, इक्तेदार होता था, वो केवल क्या करता था, राजस्व वसूली करता था, केवल कर क्या करता था, वसूलता था। एकता प्रणाली की आवश्यकता क्यों हुई, तो एकता प्रणाली की शुरुआत आरंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकता से हुई। तो जो एकता प्रणाली थी उसकी शुरुआत आरंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकता से हुई। राजधानी से दूर स्थित सल्तनत के वे क्षेत्र जिनसे राजस्व वसूली आसानी से न हो, तो एकता प्रणाली की शुरुआत आरंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकता से हुई। राजधानी से दूर स्थित सल्तनत के वे क्षेत्र जिनसे राजस्व वसूली आसानी से न हो, सुल्तान द्वारा एकता के रूप में दी जाने लगी। तो जिनसे क्या करता था, सुल्तान आसानी से राजस्व वसूल नहीं कर पाता था जिन क्षेत्रों से,
तो उसको क्या कर देता था, इक्ता के रूप में दे देता था। ये इक्ताएं सुल्तान की प्रशासनिक और सैनिक सेवाएं करने के बदले प्रदान की जाती थी। तो ये जो इक्ताएं थी इसको सुल्तान की प्रशासनिक और सैनिक सेवा के बदले दिया जाता था। इस प्रकार सुल्तानों ने इक्ताएं बांटकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सल्तनत का प्रभाव स्थापित किया। तो इस प्रकार से जो सुल्तान थे उन्होंने इक्ताओं को बांट करके सीमावर्ती क्षेत्र में सल्तनत का प्रभाव स्थापित किया तथा नियमित रूप से राजस्व भी वसूला और नियमित रूप से राजस्व भी, रेवेन्यू भी क्या किया, वसूल किया। दूसरी तरफ संबंधित अधिकारी को अपने अधीन एक क्षेत्र मिला, संबंधित जो अधिकारी था उसको अपने अधीन एक क्षेत्र मिला जिसमें अपनी योग्यता अनुरूप वह राजस्व प्राप्त कर सकता था, जिसमें वह अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर सकता था, राजस्व प्राप्त कर सकता था। इल्तुतमिश ने गंगा यमुना दोआब से इल्तुतमिश ने क्या किया था, गंगा यमुना दोआब में हिंदू जमींदारों की शक्ति को तोड़ने के लिए शमसी तुर्की अमीरों को 2000 इक्ताएं बांटी। तो जो शमसी तुर्की अमीर थे उनको 2000 इक्ताएं मतलब भूमि के टुकड़े बांट दिए। अब इक्तेदार के क्या कार्य हुआ करते थे, तो इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक व सैनिक कार्यों को पूरा करता था। तो जो इक्तेदार होते थे वो क्या करते थे, वो अपनी इक्ता में जो उनका क्या होता था, इक्ता होता था, उसमें क्या करते थे, प्रशासनिक और सैनिक कार्यों को पूरा करते थे। प्रशासनिक और सैनिक कार्यों को पूरा करता था। इक्ता से प्राप्त राजस्व में से अपना वेतन तथा प्रशासनिक और सैनिक खर्च निकाल कर शेष रकम को सुल्तान के राजकोष में जमा कराता था। तो वो इक्तेदार क्या करता था, इक्ता से जो प्राप्त राजस्व होता था उसमें से अपना वेतन तथा प्रशासनिक और सैनिक खर्च निकाल लेता था और जो शेष रकम बचती थी उसको सुल्तान के राजकोष में जमा कराता था। इस शेष रकम को फवाजिल कहते हैं। तो ये जो शेष रकम बचती थी इसको फवाजिल कहते थे। इक्तेदार अपनी इक्ता में सुल्तान के नाम से शासन करता था और जो इक्तेदार था वो अपनी इक्ता में सुल्तान के नाम से क्या करता था, शासन करता था। उसका पद वंशानुगत नहीं था और इसका जो पद था वो क्या था, वंशानुगत नहीं था तथा इक्तेदार को सिक्के चलाने का भी अधिकार नहीं था और जो इक्तेदार थे इनको सिक्के चलाने का भी अधिकार नहीं था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इक्तेदार 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 का पद हस्तांतरणीय होता था। इक्तेदार का जो पद होता था वो एक व्यक्ति से एक से दूसरे को दिया जा सकता था, हस्तांतरित किया जा सकता था। समय समय पर सुल्तान इक्तेदारों का स्थानांतरण करता था और समय समय पर जो सुल्तान था वो क्या करता था, इक्तेदारों का स्थानांतरण करता था, मतलब ट्रांसफ़र करता था। और यहाँ पर इक्तेदार पर सुल्तान का अधिकार झलक रहा था। तो यहाँ पर क्या था, जो इक्तेदार था उस पर सुल्तान का अधिकार दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार जो राजपूत कालीन सामंती पद्धति थी उसमें सुल्तान का अपने इक्तेदारों पर अधिक नियंत्रण था। तो जो उनका सुल्तान का इक्तेदार हुआ करता था उसके ऊपर उसका ज़्यादा नियंत्रण था। फिरोज तुगलक ने इक्तेदार का पद वंशानुगत कर दिया। तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसने क्या किया था, उसने इक्तेदार का पद वंशानुगत कर दिया था, वंश परंपरा के अनुसार इसको बना दिया था। तो इक्तेदारी प्रणाली के दोष थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इक्तेदारी प्रणाली में दोष क्या था, तो इक्तेदारी प्रणाली में दोष जो था वो सामान्यतः इक्ता की आय व खर्च में हेराफेरी कर भ्रष्टाचार करते थे। तो इक्तेदार क्या करते थे, सामान्यतः क्या करते थे, इक्तेदार क्या करते थे, भ्रष्टाचार, आय व खर्च में हेराफेरी करके भ्रष्टाचार करते थे। और इसे रोकने के लिए तथा इक्तेदारों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु अलग अलग सुल्तानों ने समय समय पर अलग अलग कदम उठाए थे। जैसे बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया जो इक्ता भूमि की आय का आकलन करता था। अलाउद्दीन ने इक्तेदारों के स्थानांतरण पर बल दिया तथा 3 वर्ष से अधिक किसी इक्तेदार को एक इक्ते में नहीं रखता था। इसके अलावा इसने इक्ता प्रणाली में केंद्रीय प्रशासन के हस्तक्षेप को बढ़ाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्तेदार की व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन सैनिकों का वेतन अलग अलग रूपों से निर्धारित कराया। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने इक्तेदार की व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन सैनिकों का वेतन अलग अलग रूप से निर्धारित कराया। वसालत ए हम्स सैनिकों के वेतन का रजिस्टर तैयार कराया, वसालत ए हम्स सैनिकों के वेतन का रजिस्टर बनवाया। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने इक्तेदारों पर अत्यधिक नियंत्रण लगाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इक्तेदारी प्रथा पर अत्यधिक नियंत्रण लगाया। उसने इक्तेदारों के समकक्ष इक्ता क्षेत्र में अमीर नामक अधिकारी को नियुक्त किया जो इक्ता का प्रशासन चलाता था। तो अमीर नामक अधिकारी को नियुक्त किया जो इक्ता का प्रशासन चलाता था,
जबकि वसूली का अधिकार इक्तेदार के पास बने रहने दिया। तो जो वसूली का अधिकार था वो इक्तेदार के पास बने रहने दिया। और इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तेदारों के अधीन सैनिकों को केंद्रीय खजाने से नगद वेतन देने की घोषणा की। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने इक्तेदारों के अधीन सैनिकों को केंद्रीय खजाने से नगद वेतन देने की घोषणा भी की। और इस अत्यधिक नियंत्रण के कारण ही इक्तेदारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय अनेक विद्रोह किए। तो इसके जो है तो अत्यधिक नियंत्रण के कारण ही इस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय अनेक विद्रोह इक्तेदारों ने किए। इक्तेदारी प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं उनको देख लेते हैं। तो फिरोज तुगलक के समय में इक्तेदारों का पद वंशानुगत कर दिया गया। याद रखेंगे को प्रश्न ऐसा बनेगा कि किस शासक के टाइम पीरियड में इक्तेदारों का पद वंशानुगत कर दिया गया। तो याद रखेंगे फिरोज तुगलक के टाइम पीरियड में क्या किया गया, इक्तेदारों का पद वंशानुगत कर दिया गया। वंशानुगत इसी के काल तक रहा और ये पद वंशानुगत भी इसी के टाइम पीरियड तक रहा, बाद में नहीं रहा। इक्तेदार या इक्ता प्रथा को प्रशासनिक रूप इल्तुतमिश ने दिया था। तो इक्तेदार या इक्ता प्रथा को जो प्रशासनिक रूप था ये इल्तुतमिश के द्वारा ही दिया गया था तथा उसने पद को स्थानांतरित रखा। और उसने क्या किया, पद को स्थानांतरित रखा था। लोदी काल में इक्तेदार को वजाहदार कहा जाता था और जब लोदी का टाइम पीरियड था उस टाइम पर जो इक्तेदार था उसको वजहदार कहा जाता था। महमूद गजनवी तो किन शासकों के टाइम काल में इक्तेदार को वजाहदार कहा जाता था, तो याद रखेंगे लोदी काल में। महमूद गजनवी जन्मजात सेनापति था। महमूद गजनवी क्या था, जन्मजात सेनापति था। अपने किसी भी अभियान में चाहे वह भारत में हो या मध्य एशिया में वह कभी नहीं हारा। तो महमूद गजनवी क्या था, जन्मजात सेनापति था। जन्म से ही उसके अंदर सेनापति के गुण थे। अपने किसी भी अभियान में चाहे वह भारत में हो या मध्य एशिया में वह कभी भी नहीं हारा। मोहम्मद गौरी अनेक अवसरों पर पराजित हुआ लेकिन इसकी विशेषता थी पराजयों से उबरने एवं गलतियों को सुधारने की पूर्व क्षमता का होना। तो जो मोहम्मद गौरी था वो तो अनेकों बार हारा लेकिन इसकी विशेषता थी कि पराजयों से उबर करके अपनी गलतियों को सुधार करके ये फिर से क्या करता था, ये फिर से जो है तो उसको अपनी जो गलतियां होती थी उसको सुधार करके फिर से ये जीतने का राज्यों को पराजित करता था। तो भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय महमूद गजनवी को है। तो भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का जो श्रेय है ये महमूद गजनवी को है, परंतु भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का श्रेय मोहम्मद गौरी को प्राप्त है। लेकिन वह बुनियाद महमूद गजनवी ने ही रखी जिस पर गौरी ने तुर्की साम्राज्य रूपी भवन खड़ा किया, क्योंकि गजनवी ने पंजाब पर अधिकार करके भारत की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ दिया था। दोनों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में धर्म का सहारा लिया और दोनों ने क्या किया था, अपने उद्देश्यों की पूर्ति में धर्म का सहारा लिया था। वस्तुतः दोनों के सामने भिन्न भिन्न परिस्थितियां एवं चुनौतियां थी और दोनों को अपने प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, इसलिए दोनों सफल हुए। जहां महमूद गजनवी को हिंद की दौलत प्राप्त करना था वहीं गौरी को हिंद में साम्राज्य स्थापित करना था। तो मोहम्मद गौरी हिंद में क्या करना चाहता था, साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो दोस्तों अध्याय 4 यहीं से समाप्त होता है और आगे की बातचीत हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।